MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी, मुंबई से मौजूद हूं और आज मेरे साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश BMC मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर की बात होगी, BMC चुनाव की बात होगी, जहां ठाकरे परिवार का सुपड़ा साफ हो गया। 227 में से 115 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन यह हुआ कैसे? क्यों महाराष्ट्र के सियासत में करीब 30 साल से सिंहासन पर, सत्ता के सिंहासन पर मौजूद ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया? आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की जनता ने ठाकरे बंधुओं को नकारा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठाकरे बंधु हाशिए पर पहुंचे, और पहुंचे क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ठाकरे परिवार का सबसे मजबूत किला आज भरभरा कर गिर गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर BMC में ठाकरे परिवार के वर्चस्व का अंत कर दिया। पहली बार ठाकरे परिवार के नेतृत्व वाली शिवसेना के हाथ से BMC की सत्ता पूरी तरह निकल गई। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन ने इस अभेद्य किले को जीतकर मुंबई की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। शिवसेना ने पहली बार 1985 में BMC की सत्ता हासिल की थी। इसके बाद 1997 से 2022 तक ठाकरे परिवार का BMC पर एक छत्र राज रहा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और NDA के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। BMC चुनाव से पहले ठाकरे बंधु एक साथ आ गए थे। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महानगरपालिका का चुनाव एक साथ लड़ा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि BMC की सत्ता से ठाकरे परिवार को बाहर होना पड़ा? दरअसल जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे राज्य में विकास परियोजनाओं के मुद्दे पर वोट मांग रहे थे, तब ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता को मुद्दा बना रहे थे। दावा है चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे साथ तो आए, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच 20 साल पुरानी कड़वाहट दूर नहीं हो पाई। एकनाथ शिंदे भी लगातार खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस प्रोजेक्ट करते रहे। इस वजह से ही उद्धव और राज ठाकरे को BMC चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। BMC पर करीब 30 साल से चले आ रहे ठाकरे परिवार के वर्चस्व को तोड़ना बीजेपी गठबंधन के लिए कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का परिणाम है। दरअसल बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार यानी केंद्र, राज्य और BMC में एक ही सरकार के नैरेटिव को मजबूती से रखा। बीजेपी नेताओं ने माइक्रो मैनेजमेंट और वार्ड वॉर रणनीति पर काम किया। बीजेपी ने असली शिवसेना और हिंदुत्व के मुद्दे को एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर इस तरीके से पेश किया कि ठाकरे गुट का पारंपरिक हिंदू वोट बैंक भी उनके साथ नहीं रहा। ठाकरे बंधु पूरे चुनाव उत्तर भारतीयों को ही निशाना बनाते रहे। देश देखता है, समझता है, इसलिए चाहे वो बिहार का नतीजा हो, आज जो नतीजा महाराष्ट्र में आ रहा है,
और जल्दी ही बंगाल में आएगा, आसाम फिर जीतेंगे। तो देश की जनता ने इनके सही चेहरे को पहचान लिया है, इनके संविधान के मुखौटे को बेनकाब कर दिया है अपने वोट के द्वारा। निकाय चुनाव ने ठाकरे बंधुओं को तगड़ा झटका दिया है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की नरम हिंदुत्व वाली छवि ने निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं को नुकसान पहुंचाया है। ठाकरे ब्रदर्स तो साथ आए, लेकिन कार्यकर्ताओं में हिंदुत्व के मुद्दे पर दूरियां बनी रही। दोनों भाई भी मिलकर नया वोटर साथ नहीं जोड़ पाए। क्या उत्तर भारतीयों का मुद्दा वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत, आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात। मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25, 30, 35 साल से सत्ता रही, और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी की थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है। जिस तरह मतलब उद्धव ठाकरे जी ने प्रयत्न तो किया है, लेकिन उनको सत्ता पद तक पहुंचने की सीटें नहीं मिलेगी। बीजेपी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी में 20 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी 25 से ज्यादा रैलियां की। 11 जनवरी 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव और राज ठाकरे ने भी ऐतिहासिक रैली की। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के विक्रोली, बांद्रा और धारावी और ठाणे में लगभग 8 से 10 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, तो राज ठाकरे ने भी आक्रामक अंदाज में मुंबई, नासिक और पुणे में 6 से 7 प्रमुख रैलियां की। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की विकासवादी नीति फिलहाल मुंबई में काम कर गई। सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव का यह मैसेज दूर तलक जाएगा और डबल इंजन सरकार वाला नैरेटिव दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। अब आपको सीधा लिए चलते हैं बीएमसी मुख्यालय, जहां से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश मौजूद हैं। सत्य प्रकाश आपको चाचा भतीजे को लगे झटके की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सत्य प्रकाश, ओवर टू यू। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे सिर्फ ठाकरे बंधुओं ही नहीं, चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार को तगड़ा झटका दिया है। पवार परिवार पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में एकजुटता दिखाने की कोशिश किया, लेकिन यह एकजुटता जो है नतीजों में नहीं बदल पाया। क्या पवार परिवार अपने गढ़ में जनता ने उनको नकार दिया है? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का निकाय चुनाव पवार परिवार के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह रहा। पुणे में शरद और अजित पवार ने मिलकर ताकत झोंकी थी, लेकिन पवार फैक्टर निकाय चुनाव में फेल हो गया। शरद पवार और अजित पवार के गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। दोनों मिलकर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में फेल रहे। पुणे में 2 महानगर पालिकाएं हैं, पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका। पिंपरी चिंचवड़ को पवार परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन साल 2017 के चुनाव में ही बीजेपी ने इस गढ़ में सेंध लगा दी थी। पुणे की कुल 162 सीटों में से साल 2017 में बीजेपी ने 97 सीटें जीती थी। वहीं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की
28 सीटों में से बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा है और चाचा भतीजे का प्रयोग पूरी तरीके से फेल हो गया। ये देशभक्ति की राजनीति है, ये राष्ट्र नीति की राजनीति है। ये जो भारत के अंदर रहकर भारत के खिलाफ काम करेगा उनको जूता मारने का काम है। पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे गढ़ों में अजीत पवार और शरद पवार ने आपस में समझौता करके चुनाव लड़ा। अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को ही मिला। बीजेपी अपने दम पर बड़ी पार्टी बनकर उभरी। माना जा रहा है कि अजीत के अलग लड़ने से कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा हुआ, जिसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ा। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच चुनावी रैलियों में तीखी बयानबाजी हुई। फडणवीस ने बीच चुनाव में कहा था कि अजीत दादा का संयम डगमगा गया है। अजीत पवार के अलग चुनाव लड़ने से यह भी संदेश गया कि अजीत पवार गुट अभी भी अपनी स्वतंत्र पहचान और असली एनसीपी होने की लड़ाई से जूझ रहा है, जिससे मतदाताओं में कंफ्यूजन बना रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। चुनाव प्रचार के दौरान अजीत पवार ने पुणे की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को मुख्य मुद्दा बनाया था। उन्होंने दावा किया था कि पुणे ट्रैफिक के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिससे हर महीने 7.5 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद होता है और सालाना 10,800 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए अजीत पवार ने वादा किया था कि वे नागरिकों के लिए PM-PML बस सेवा और मेट्रो को मुफ्त कर देंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों से साफ है कि जनता ने अजीत पवार के वादे पर भरोसा नहीं किया। वो भाटा पूरी तरह से मन से पूरी तरह से मुंबई से समाप्त हो चुके हैं। 30 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई का दुरुपयोग किया, उसका गैर वापर किया, आज मुंबई के आवाम ने, मुंबई की जनता ने, मुंबई के मतदाताओं ने पूरी तरह से उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है। और आज जैसे मैंने कहा, ये बहुत क्लियर है कि एक ही शिवसेना है पूरी महाराष्ट्र में, वो शिंदे साहब के नेतृत्व में। सवाल ये है कि अजीत पवार का अगला कदम और भविष्य क्या होगा? क्या चाचा भतीजे के दोनों एनसीपी गुट वापस एक हो जाएंगे? क्या 2029 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी में अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? क्या निकाय चुनाव में फ्लॉप होने के बाद अजीत पवार अब महाविकास अघाड़ी से तालमेल बैठाएंगे? निकाय चुनाव ने महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर दी है। सवाल ये है कि जो ठाकरे और पवार परिवार चुनाव से पहले तक एक हो गए थे, क्या भविष्य में भी वे एक ही रहेंगे, या फिर दोनों के बीच सिर्फ चुनावी गठबंधन था जो कभी भी टूट सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर। मुंबई कस्टम्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 करोड़ तक का अवैध सोना पकड़ा है, जो चोरी छिपे देश के अंदर स्मगल किया जा रहा था। इस एक्शन में सोना और महंगे लग्जरी सामान जब्त किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया सुपरिटेंडेंट कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन मीणा और उनकी टीम ने। जांच के दौरान चौधरी सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिसे देश के बड़े स्मगलिंग नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एक बात तो साफ है, अगर कस्टम्स को शक है, चेकिंग तो होगी। देखिए तस्करी द स्मगलर्स वेब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। बीएमसी का चुनाव बाला साहब ठाकरे की विरासत का भी चुनाव था। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चुनाव था, क्योंकि बीएमसी पे हुकूमत यानी विधानसभा और यहां से लगने वाली 6 खासकर सीटों और विधानसभा की 36 सीटों पर इसका सीधा फर्क पड़ता है। तो ये उसका चुनाव था। बीएमसी का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, और बीएमसी का चुनाव
ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने और दमखम दिखाने के बाद क्या सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, इसका भी चुनाव था। लेकिन इस चुनाव के हीरो रहे महाबली की बात करते हैं। बीएमसी चुनाव में तस्वीर बदली और इस महाबली का नाम है जिसने इस पूरी तस्वीर को बदला, महाराष्ट्र की सियासत को बदला, देवा भाई यानी देवेंद्र फडणवीस। कहा जाता है कि बीजेपी के उदय के पीछे सबसे बड़ा कारण देवेंद्र फडणवीस ही रहे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने शायरी के रूप में अपने अरमान जाहिर किए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि देवा भाव की ये शायरी ठाकरे बंधुओं को सत्ता से पूरी तरह रुखसत कर देगी। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, ठाकरे परिवार को 30 साल बाद बीएमसी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी को स्थापित और ठाकरे बंधुओं को विस्थापित करने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। देवेंद्र फडणवीस इकलौते बीजेपी नेता हैं जो 3 बार महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सबसे पहले शिवसेना के साथ 2014 से 2019 के बीच बनी थी और सीएम पद की शपथ फडणवीस ने ली थी। इसके बाद 23 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2019 के बीच अजित पवार के समर्थन से फिर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फडणवीस सिर्फ 3 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। पिछले 6 साल में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का उदय देखें तो ये देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूमता है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी हमेशा शिवसेना के साथ मिलकर छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन देवा भाव ने महाराष्ट्र की सत्ता के पूरे समीकरण को बदल दिया है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। गठबंधन में बीजेपी का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर 25 से ज्यादा नगर निगम पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने ही कमाल किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ही गठबंधन में फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला दिया, इसलिए जहां संभव था वहां महायुति ने मिलकर चुनाव लड़ा। जहां तीनों दल मजबूत थे और कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वहां फ्रेंडली फाइट से चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की पारंपरिक ताकत, पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट को फडणवीस ने फिर से धार दी। शहरों में मेट्रो, कोस्टल रोड और बाढ़ गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को भुनाया, तो ग्रामीण इलाकों में लाडली बहन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की एक नई फौज तैयार की, जिसने साइलेंट वोटर के तौर पर काम किया। यही कारण है महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है। शून्य से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनना
बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा। राह में गठबंधन जैसे कांटे समय समय पर चुभते रहे। साल 1989 में प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे ने मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन किया था। शिवसेना के साथ मिलकर यहीं से बीजेपी के उदय की शुरुआत हुई। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में गोपीनाथ मुंडे ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी को केवल ब्राह्मण बनिया की पार्टी वाली छवि से बाहर निकाला और दूसरे समुदायों को जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। 2014 की मोदी लहर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट रही। लोकसभा चुनाव की बम्पर जीत के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी, लेकिन शिवसेना को ये मंजूर नहीं था। इसलिए 25 साल पुराना गठबंधन विधानसभा चुनाव में टूट गया और बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ती चली गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर सॉफ्ट हुए तो बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व वाली लाइन को गाढ़ा कर दिया, जिसका नतीजा पूरे देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहा जाता है कि 2019 से लेकर 2026 तक देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने काम किया और इसका नतीजा आज बीएमसी चुनाव परिणाम में निकलकर सामने आया। वहीं ठाकरे बंधुओं ने मुंबई से बैठे बैठे महाराष्ट्र की सियासत पर हुकूमत करने की सोची। इसके साथ दूसरी तरफ बीजेपी ने आम जनता के मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही, जिसका परिणाम बीएमसी चुनाव सामने आया। इस आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ जुड़ने के लिए सत्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर फिर होगी मुलाकात पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH